हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास में बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में हम लोगों ने प्यूरिन बायोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। ठीक है, प्यूरिन बायोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ लिया था हमने कि इनोसिन मोनोफास्फेट की सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक, तो जो इनोसिन मोनोफास्फेट है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इनोसिन मोनोफास्फेट यानी राइबोज 5 फास्फेट से ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक, और इनोसिन मोनोफास्फेट यहाँ तक बनने तक लगभग 11 स्टेप में, 11 एंजाइमेटिक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। मैंने एक दो पॉइंट्स नहीं बताए थे, आज बता दे रहा हूँ कि अगर मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस है, ठीक, किन सेल से किन टिश्यू में ज्यादा होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस है वो मोस्टली हिपैटोसाइट सेल्स में, मैक्सिमम अमाउंट में किसमें, हिपैटोसाइट सेल मतलब लीवर में होती है। मैक्सिमम न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, हिपैटोसाइट लिवर सेल्स में। कौन से पाथवे की बात कर रहे हैं हम लोग, डिनोवो पाथवे की। ठीक, अभी हम लोग डिनोवो पाथवे ही पढ़ रहे थे, साल्वेज पाथवे की अभी हम लोगों ने बात ही नहीं किया था। ठीक है, राइबोज फास्फेट 11 एंजाइमेटिक स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है इनोसिन मोनोफास्फेट में। ये बन गया हमारा इनोसिन मोनोफास्फेट, आईएमपी बन गया। ठीक, ये देखिए यहाँ पर मैंने R5P राइबोज 5 फास्फेट लिखा है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा ना बनाकर शॉर्ट में लिख दिया है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इस तरह से हमने राइबोज 5 फास्फेट का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये हमारा, ठीक है, इनोसिन, और ये हमारा 5th नंबर का कार्बन, यहाँ से ये फास्फेट जुड़ा है। ठीक, तो ये पूरा हमारा राइबोज शुगर हो गया। तो ये मैंने इस स्ट्रक्चर को ना बनाकर यहाँ पर R5P लिख दिया, इसका मतलब है राइबोज 5 फास्फेट। तो ये हमारा इनोसिन मोनोफास्फेट है। इनोसिन मोनोफास्फेट, ठीक, इनोसिन मोनोफास्फेट को मैंने कहा था प्रीकर्सर ऑफ, इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ एडिनोसिन मोनोफास्फेट और ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। एएमपी और जीएमपी दोनों के लिए इमीडिएट प्रीकर्सर का काम करता है आपका आईएमपी, इनोसिन मोनोफास्फेट। ये इनोसिन मोनोफास्फेट से ही आपका एडिनोसिन मोनोफास्फेट बन जाएगा और ग्वानोसिन मोनोफास्फेट बन जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं आईएमपी से एएमपी कैसे बना है। ठीक, इस आईएमपी पर, इनोसिन मोनोफास्फेट पर रिएक्शन होती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिस एंजाइम का नाम है एडेनाइलोसक्सिनेट सिंथेज। एडेनाइलोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम जीटीपी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है, यानी जीटीपी यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जीडीपी में, और अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। और यहां पर एक कंपाउंड है एस्पार्टेट, एस्पार्टेट भी यूज हो रहा है। एस्पार्टेट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी आईएमपी और एस्पार्टेट की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनाइलोसक्सिनेट एंजाइम और जीटीपी। ठीक, तो ये हमारा एडिनाइलोसक्सिनेट यानी सॉरी एस्पार्टेट ट्रांसफर हो जाता है इस ऑक्सी ग्रुप, यहां पर आकर ये एस्पार्टेट बाइंड कर गया। ठीक, एस्पार्टेट बाइंड कर गया, ये कंपाउंड कौन सा बन गया, एडिनाइलोसक्सिनेट, एडिनाइलोसक्सिनेट बन गया। अब इस एडिनाइलोसक्सिनेट पर दूसरा एंजाइम है एडिनाइलोसक्सिनेज, इस एंजाइम की रिएक्शन होती है और हमारा यहां से फ्यूमेरेट रिलीज हो जाता है। कौन रिलीज हो जाता है, फ्यूमेरेट। ठीक, फ्यूमेरेट रिलीज हो गया और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हम चाह रहे थे एडिनोसिन मोनोफास्फेट यानी एएमपी सिंथेसिस हो गया। ठीक, अगर हम बात करें राइबोज 5 फास्फेट से एएमपी का फॉर्मेशन कितनी एंजाइमेटिक स्टेप में होता है, तो ये 11 स्टेप में बना था, 12, 13, यानी टोटल 13 स्टेप में राइबोज 5 फास्फेट से एडिनोसिन मोनोफास्फेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक, इस टोटल प्रोसेस में राइबोज 5 फास्फेट से एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनने तक 8 एटीपी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। कितने एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं इस प्यूरी रिएक्शन में, राइबोज 5 फास्फेट से एटीपी बनने तक 8 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जीटीपी भी 1 एटीपी इक्विवेलेंट है, करेंसी डिफरेंट टाइप की है, दोनों का वैल्यू सेम है, जीटीपी एंड एटीपी बोथ आर
सेम वैल्यूएबल करेंसी, दोनों का वैल्यू सेम है बट डिफरेंट टाइप के हैं, दोनों से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर। ये अब देखिए, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीटीपी कहां पर यूटिलाइज हो रहा है, किसके फॉर्मेशन में हो रहा है। पहले तो ईएमपी के फॉर्मेशन में, किस एंजाइमेटिक स्टेप पर हो रहा है, जब आईएमपी कन्वर्ट हो रहा है एडिनाइलोसक्सिनेट में। कौन सा एंजाइम करा रहा है, एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेस। ठीक, अब देख लेते हैं हम जीएमपी। तो आईएमपी पर, एनिसोन मोनोफास्फेट पर रिएक्शन होती है आईएमपी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की। आईएमपी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये देखिए जहां पर भी डिहाइड्रोजनेज होता है, पहले ही बताया मैंने, वहां पर हमारा एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है NAD+ से। ठीक, तो ये हमारा इनोसिन मोनोफास्फेट से बन जाता है जेंथोसिन मोनोफास्फेट। ये वाला कंपाउंड हमारा क्या हो गया, जेंथोसिन, यानी जेंथोसिन मोनोफास्फेट का फॉर्मेशन हो गया। जेंथोसिन मोनोफास्फेट पर ट्रांस अमाइडिनेज एंजाइम की रिएक्शन होती है और ग्लूटामीन अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर देता है, ग्लूटामीन अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। अब ये देखिए अमीनो ग्रुप इसका आ गया और बन गया हमारा ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट का इस तरह से फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया ग्वानोसिन मोनोफास्फेट जीएमपी, यानी जीएमपी का फॉर्मेशन राइबोज 5-फास्फेट से 13 एंजाइमेटिक स्टेप में कंप्लीट होता है और हमारा राइबोज 5-फास्फेट से ईएमपी का फॉर्मेशन भी 13 एंजाइमेटिक स्टेप में। अगर टोटल स्टेप की बात करें, टोटल न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन बायोसिंथेसिस में कितने स्टेप हैं, तो 15 है। ठीक है, 11 यहां तक कंप्लीट हो गए थे, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 स्टेप है। अगर पूछा जाए ईएमपी की बायोसिंथेसिस कितनी एंजाइमेटिक स्टेप में हो रही है, तो 11 यहां तक हो गए, 12, 13। ठीक, ऐसे ही अगर इसको हटा दें, ये हटा दें हमारा, ठीक, तो पूछा जाए जीएमपी का कितने स्टेप में हो रहा है, तो 11, 12 और 13। तो जीएमपी हमारा 13 एंजाइमेटिक स्टेप में बन रहा है, एएमपी हमारा 13 एंजाइमेटिक स्टेप में बन रहा है। अब देख लेते हैं, राइबोज 5-फास्फेट से जीएमपी बनने तक 9 एटीपी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी जीएमपी बनने में एएमपी से 1 एटीपी ज्यादा एनर्जी का खर्चा होता है। ठीक, यानी डीनोवो पाथवे बहुत महंगा है, उसमें खूब सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बच्चों बात हो गई हमारा प्यूरिन बायोसिंथेसिस की। ठीक, प्यूरिन बायोसिंथेसिस में मैंने आईएमपी तक आप लोगों को क्लास में ही बता दिया था, आगे की जो भी एंजाइमेटिक स्टेप थी वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ली। अब इसका थोड़ा सा रेगुलेशन देख लेते हैं। ठीक, तो रेगुलेशन मतलब कौन कौन सी एंजाइमेटिक स्टेप पर हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहली एंजाइमेटिक स्टेप है राइबोज 5-फास्फेट से पीआरपीपी का बनना। ये एंजाइमेटिक स्टेप कॉमन है प्यूरिन और पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस दोनों के लिए। ठीक, ये एंजाइमेटिक स्टेप कॉमन है प्यूरिन और पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस दोनों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक स्टेप है। अगर देखिए, ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस राइबोज 5-फास्फेट का सोर्स क्या होगा। ठीक, यानी कौन सा बायोसिंथेटिक पाथवे है जो राइबोज 5-फास्फेट दे रहा है, तो वो है हमारा PPP पाथवे, पेंटोज फास्फेट पाथवे। PPP पाथवे चलता है ना बॉडी में, तो PPP पाथवे से हमको राइबोज 5-फास्फेट मिल रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका रेगुलेशन देख लेते हैं। राइबोज 5-फास्फेट से पीआरपीपी बनना है, इस एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है हमारा पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम, यानी यहां पर भी एटीपी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। ठीक, इस स्टेप को रेगुलेट करता है, इसका नेगेटिव इनहिबिटर होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्यूरिन एंड पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, तो वो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, यानी राइबोज 5-फास्फेट से पीआरपीपी नहीं बनेगा तो आगे की प्रोसेस नहीं चलेगी, बनना भी नहीं चाहिए। जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, तो हमको बनाने की आवश्यकता क्या है, वैसे ही बहुत खर्चीला प्रोसेस है। ठीक है, ये तो वही बात होगी, बहुत सारे कपड़े और पैसे की कमी है
और फिर भी शॉपिंग करने चले जाएं, क्या जरूरत है भैया शॉपिंग करने की। ठीक, तो इसीलिए ये हमारा अगर प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। इस रिएक्शन का पॉजिटिव रेगुलेटर है हमारा इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्योंकि इसके फास्फोराइलेशन की चाहिए। एक तो रेगुलेशन यहाँ पर हो गया, ये कॉमन स्टेप हो गई, ये हमारी प्यूरिन और pyrimidine बायोसिंथेसिस के लिए देखिए कॉमन स्टेप है, दोनों प्रोसेस में यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप, पीआरपीपी से जब 5 फास्फोराइबोसिल अमीन बन रहा है, ठीक है, पीआरपीपी से, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर रेगुलेशन होता है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है ग्लूटामीन पीआरपीपी अमीडो ट्रांसफेज एंजाइम। ठीक, इस एंजाइम का इनहिबिटर होते हैं और यहाँ पर होता है फीडबैक इनहिबिशन, यानी जो कि प्रोडक्ट है वही रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है। कौन कौन है? एएमपी, ठीक है, देखिए कौन कौन इनहिबिट कर रहा है, एएमपी कर रहा है हमारा, जीएमपी कर रहा है और आईएमपी, ये सारे ही के सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट इस एंजाइम के फीडबैक इनहिबिशन करा रहे हैं। ठीक, इसका पॉजिटिव रेगुलेटर कौन है? पीआरपीपी। जब पीआरपीपी होगा तभी तो बन पाएगा ना। यहां पर आपका ग्लूटामीन अपना अमीन ग्रुप देता है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। ठीक, ये इसका निगेटिव इनहिबिटर है, ये निगेटिव इनहिबिटर है और ये निगेटिव, ये सारे इसके निगेटिव इनहिबिटर हो रहे हैं। 5 फास्फोराइबोसिलामीन 9 एंजाइमेटिक स्टेप में कन्वर्ट होता है आईएमपी में। ठीक, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने स्टेप है? 1, 2 और 9, यानी टोटल यहां से देखिए, मैंने बताया भी था ना, अभी प्रीवियस क्लास में बताया ना, यहां से यहां तक कितने स्टेप हो रहे हैं? 11 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। यहां से यहां तक कितने हैं? 11 स्टेप्स है। ठीक, अब फिर 2 स्टेप में 11 to 13 स्टेप में आपका ईएमपी बन जाता है और यहां से 2 स्टेप में आपका जीएमपी बन जाता है। ठीक, अब देखिए इस रिएक्शन में आपका नेगेटिव इनहिबिटर कौन होता है? ईएमपी। ठीक, इस आईएमपी से ईएमपी बनने के लिए नेगेटिव इनहिबिटर कौन है? इसका ईएमपी है और पॉजिटिव इनहिबिटर क्या है? जीटीपी, ये लिखा भी है, पॉजिटिव इनहिबिटर है जीटीपी और नेगेटिव इनहिबिटर है एएमपी। ठीक, ऐसे ही इधर आप ब्रांच पॉइंट पे बात करें तो ये आईएमपी से जीएमपी बनने तक इसका नेगेटिव इनहिबिटर कौन है? जीएमपी, ये नेगेटिव इनहिबिटर है। पॉजिटिव इनहिबिटर कौन है? एटीपी, यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा रेगुलेशन है, किस तरह से रेगुलेट होता है, कौन कौन सी एंजाइमेटिक स्टेप पर प्यूरिन बायोसिंथेसिस हमारा रेगुलेशन हो रहा है। तो हमारी ये डिनोवो सिंथेसिस कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट पाथवे की बात करेंगे और देखिए अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन गए। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के रिडक्शन से रिडक्टेज एंजाइम काम करता है, आपके बन जाते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। सेम प्रोसेस है जिस तरह से pyrimidine राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट हो जा रहे थे हमारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में, pyrimidine डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में, सेम इसी तरीके से प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का कन्वर्जन हो जाएगा डीऑक्सी प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे साल्वेज पाथवे।